वेलकम टू टेक्नोराइज अगेन। दोस्तों, आज हम रेलवे कर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में कर्व्स एंड टर्नआउट्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उसी बेसिस पर मैं आज जो है आपके सामने रेलवे कर्व्स के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम कैंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जिसे हम सुपर एलिवेशन भी कहते हैं। क्यों कैंट प्रोवाइड करते हैं, कब हमारा कैंट एक्सेस हो जाता है, कब हम कहते हैं कि हमारे कैंट की डेफिशिएंसी और इसके क्या रिपरकशन है, इसके बारे में क्या लिमिटेशन हमारे मैनुअल में दी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय सुपर एलिवेशन। इसी सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी कहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सुपर एलिवेशन एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, ये हमारे ट्रैक में क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हम किसी कर्व पाथ पर ट्रैवल करते हैं, जब भी हम किसी कर्व रोड पर ट्रैवल करें, चाहे वो रेलवेज हो या वो रोडवेज हो, तो हम सभी जानते हैं कि एक फोर्स है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर उसकी थ्रो करने की टेंडेंसी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हम कर्व पाथ पे हम जब ट्रैवल करते हैं, तो व्हीकल जो भी हमारी होगी, चाहे रोडवेज की हो चाहे रेलवेज की हो, वो आउटर एज पे उसके जाने की टेंडेंसी है, वो आउटर एज में उसको थ्रो करने लगता है। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कर्व होगा उसका जो आउटर एज है उसे हम एलिवेट कर देते हैं, उसे हम उठा देते हैं। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं। और उसी को हमारे रेलवे में कैंट भी कहा जाता है। अगर इस डायग्राम में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर देखा जाए, अगर ये स्ट्रेट ट्रैक होता तो हमारी रेल यहाँ पर होती इस तरीके से। लेकिन क्योंकि हमारा पाथ जो है कर्व है, ये राइट साइड का एज जो है आउटर एज है, तो हमने क्या किया, इसको एलिवेट कर दिया। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंट देने की हमें आवश्यकता पड़ गई। दिस इज नथिंग बट सुपर एलिवेशन और कैंट। हमारा मैनुअल क्या कहता है इसके बारे में, क्या फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने का। तो कैंट को जो है सी से डिनोट करते हैं हम। सी इज नथिंग बट जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब इसके यहाँ पे पूरे बुलेट्स उसके दिए गए हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब बात हो रही है कैंट की, तो व्हाट इज सी। सी इज नथिंग बट कैंट और सुपर एलिवेशन विच विल गेट इन mm, हमें ये mm में मिलेगा। लेकिन इसमें जो ये g है, व्हाट इज g। g इज द डायनेमिक गेज। व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक गेज, जो हमारा ट्रैक का नॉमिनल गेज होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, गेज फेस से गेज फेस। आप देख रहे हैं गेज लेवल यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो इंटरनल टू इंटरनल जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नथिंग बट नॉमिनल गेज ऑफ ट्रैक, या उसे हम ट्रैक गेज भी कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर सुपर एलिवेशन लेने के टाइम पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें डायनामिक गेज चाहिए। तो डायनामिक गेज आप देखें, तो डायनामिक गेज इस रेल के सेंटर से दूसरे रेल के सेंटर तक हमें लेना पड़ता है। तो ट्रैक गेज जो है गेज फेस टू गेज फेस था, और नॉमिनल गेज रेल के सेंटर से, एक रेल के सेंटर से दूसरी रेल, यानी इनर और आउटर रेल के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं डायनामिक गेज। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, तो नॉमिनल गेज ऑफ ट्रैक प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड, यानी कि एलएच की जो रेल है उसका हाफ हेड, एलएच की जो रेल है उसका हाफ हेड इधर हो गया, और दूसरी तरफ आरएच की जो रेल है उसका हाफ हेड, दोनों का हाफ हाफ ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया विड्थ ऑफ रेल हेड। तो ये जो जी है हमारा, ये भी जो है इसकी यूनिट अगर आप देखें, तो दिस इज ऑल्सो इन ये भी किसमें दिया है हमने यूनिट, दिस इज ऑल्सो इन mm। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। जहां पर भी हमारा ट्रैक बिछा है उसकी रेडियस क्या है, ये जो है हमारा मीटर्स में। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जिसके अंदर कुछ यूनिट्स mm में है, कुछ यूनिट्स मीटर में है। तो यहाँ से दोस्तों हमें एक जो है सुपर एलिवेशन मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कैंट है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज यहाँ पर अभी रह गई है, व्हाट इज दिस, दिस इज v। v इज नथिंग बट द स्पीड। v क्या है, स्पीड है। तो स्पीड जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम स्पीड हमें निकालनी है। दोस्तों देखिए, आमतौर पे अगर कोई हमारा रेलवे ट्रैक है या रोडवे है, अगर व्हीकल की एक फिक्स स्पीड है,
स्पीड ट्रैक जिसे हम कहते हैं, अगर स्पीड उसकी फिक्स होगी तो उस परिस्थिति में जो भी वेलोसिटी, जो भी स्पीड होगी व्हीकल की, उसे हम डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन हमारे रेलवे में आमतौर पे मिक्स ट्रैफिक का कल्चर है। मिक्स ट्रैफिक का कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि उसी रेलवे ट्रैक पर गुड्स ट्रेन भी चलती है कि जिसकी गति रिलेटिवली कम होती है। उसी पर सबअर्बन लोकल ट्रेन्स भी हमारी चलती है, उसकी स्पीड जो है गुड्स से ज़्यादा होती है। और उसी के ऊपर मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स भी चलती है, जिनकी स्पीड अमूमन सबसे ज़्यादा होती है। तो एक ही ट्रैक है और उसी पे अलग-अलग स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही है। कोई अगर 50-60 के एमपीएच पे चल रहा है, कोई 100, 105, 110 पे चल रहा है, सो कोई 130, 150, 160 तक भी गाड़ियाँ चल रही है। तो आप अगर ये फ़ॉर्मूला को देखेंगे तो कैंट जो है, ये 2 चीज़ों के ऊपर जी, ये तो कांस्टेंट है। आपका जो भी ट्रैक रहेगा, गेज रहेगा, उसमें जो रेल का हेड का वेट 52 केजी की रेल होगी तो 52 केजी का रेल हेड लगा देंगे, आपने ले लिया, मिल जाएगा। 60 केजी की रेल है तो रेल हेड का वेट 60 केजी का लगा दिया। तो जी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 52 या 60 होगा, वो फिक्स ही रहेगा। v is nothing but the speed, that is nothing but this is variable। v क्या है? एक वेरिएबल, हमने देखा कि ये वेरिएबल है। स्पीड आर, आर जो है ये भी फिक्स है, क्योंकि जब एक बार आपने ट्रैक बिछा दिया, आपने अलाइनमेंट फाइनलाइज कर दिया, तो कर्व की जो डिग्री है, यानी कि जो रेडियस है, वो तय हो जाती है। तो इन सारे चीजों के अंदर v इज नथिंग बट स्पीड, दिस इज वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, तो v क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो ये जो वेरिएबल है, तो इसके हिसाब से अगर v हमारी कम होगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो v कम होगी तो c कम होगा, यानी कि जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो कैंट रिक्वायरमेंट इज लेस। एंड जैसे जैसे हमारा v बढ़ेगा, यानी गाड़ी की स्पीड हम बढ़ाएंगे, तो कैंट भी हमारा बढ़ने वाला है। तो अब मैंने कहा कि अलग अलग गाड़ियां चल रही, तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर गाड़ी लो स्पीड में है तो हम गाड़ी का कैंट कम कर दें, ट्रैक को नीचे कर दें, और अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो कैंट इंक्रीज कर दें। देयर इज नो सच मैकेनिज्म। हम सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना होगा? व्हाट वी रिक्वायर, यहाँ पे हमें एक इक्विलिब्रियम स्पीड लेनी होगी। कैलकुलेशन करने के लिए एक इक्विलिब्रियम स्पीड लेनी होगी। तो ये इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है, इसे हम देख लेते हैं। इसके लिए कह रहा था इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैंट टू बी प्रोवाइडेड शैल बी डिसाइडेड बाय द चीफ इंजीनियर। मैं अपने मन से नहीं कहीं भी ले रहा हूँ ये चीजें, ये पैरा 404 आईआरपीडब्ल्यू में मेंशन है कि इक्विलिब्रियम स्पीड लेना रहेगा। तो ये कौन तय करेगा? देखिए, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चीफ इंजीनियर इज द अथॉरिटी, चीफ ट्रैक इंजीनियर इज द अथॉरिटी हु विल फिक्स द इक्विलिब्रियम स्पीड। अब वो किस बेसिस पे तय करेंगे, उसके बारे में भी मैनुअल कह रहा है। किस बेसिस पे उसे तय किया जाएगा? वो क्या देखेंगे? मैक्सिमम स्पीड विच कैन बी एक्चुअली अटेन्ड बाय फास्ट एंड स्लो ट्रेन। क्या स्पीड पे गाड़ियां वहां पे चलना, मैक्सिमम स्पीड क्या है। दूसरी बात, प्रॉक्सिमिटी ऑफ परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जिसे हम आमतौर पर पीएसआर कहते हैं। जो भी जो कर्व हमारा होगा, वहां पे जो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कहाँ कहाँ कौन कौन से रूट पे है, जंक्शंस है, स्टॉपिंग प्लेसेस, ग्रेडियंट क्या है हमारा वहां का ट्रैक का। इसी तरीके से गुड्स ट्रेन, अगर देखिए खास करके लिए ग्रेडियंट की बात वो कर रहे हैं गुड्स ट्रेन के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो गुड्स ट्रेन होती है, जो हमारी गुड्स ट्रेन होती है, जो लोड लेके जाती है, तो लोड जो है जहां पर ग्रेडियंट स्टीप होगा, तो वहां पे गुड्स ट्रेन की स्पीड जो है हमारी रिस्ट्रेन हमको कम कम करना पड़ता है। क्यों? रीजन क्या हो जाता है? अदरवाइज लोड स्टॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है फास्ट और स्लो ट्रेन के स्पीड को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। तो इसे जो है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के चीफ इंजीनियर साहब हमारे जो है क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम स्पीड को तय करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसके लिए क्या किया जाएगा? स्पीड कैसे तय करेंगे? तो उसमें चीफ इंजीनियर साहब हमारे क्या करेंगे? एंटायर सेक्शन को विल बी डिवाइडिंग इट इनटू सब सेक्शंस, यानी पूरा जो सेक्शन आपका होगा, इसको सब सेक्शन में डिवाइड करना पड़ता है। एंटायर सेक्शन में भी डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ सब सेक्शन। एंटायर सेक्शन को हम लोगों को कुछ कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? इक्विलिब्रियम स्पीड को नॉमिनेट करने के लिए। सो दैट समझो एक पर्टिकुलर पैच है, वहां पर कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सीधा सीधा पैच है, गाड़ियां ज्यादा स्पीड में ली जाती, तो वो एक सब सेक्शन बना दिया, उसका एक जो है इक्विलिब्रियम स्पीड तय कर दिया।
उसके बाद भी अगले अगले 2 स्टेशन के बीच में मान के चलिए कि वहाँ पे घाट घाट सेक्शन है या वहाँ पे कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पीएसआर वगैरह है, तो उसको एक सबसेक्शन नाम दे दिया, सबसेक्शन बना दिया, उसके लिए अलग एक स्पीड रख दिया जाएगा। इस तरीके से सब सेक्शन में उसको डिवाइड किया जाएगा। अमूमन ये जो है बड़े-बड़े पैच हुआ करते हैं 40-40, 50-50 किलोमीटर, बट इट ऑल डिपेंड्स वहाँ की हमारी जो ज्योमेट्री क्या है, क्या हमारे जो है वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स है उसके बेसिस पे। ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है? तो ये फास्ट और स्लो ट्रेन के हिसाब से हो जाएगा। तो और कहाँ-कहाँ कॉशन ऑर्डर ये होगा इम्पोज़ करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी बात हमारा अभी आगे आएगा नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में, लिमिटिंग द कैंट एक्सेस फॉर स्लो ट्रेन्स एंड कैंट डेफिशिएंसी फॉर फास्ट ट्रेन्स। तो कैंट एक्सेस और कैंट डेफिशिएंसी को ध्यान में रख के हमें इक्विलिब्रियल स्पीड रखनी पड़ेगी, यानी कि हमारा स्पीड इस तरीके से होगा कि जिस स्पीड से जो कैंट आएगा, इक्विलिब्रियल स्पीड रखने से हमें कैंट मिलेगा। कैंट इस तरीके से मुझे रखना होगा कि जो स्लो ट्रेन जब हमारी चलेगी वहां पर, तो उनको कैंट एक्सेस जो हमारे मैनुअल में जो एक वैल्यू उसकी दी है उससे ज्यादा एक्सीड ना करे। इसी तरह फास्ट ट्रेन जब जाए तो उनको कैंट डेफिशिएंसी जब महसूस होगी तो वो भी एक रेंज में हो। ठीक है? यहाँ आगे कहा जा रहा है सबअर्बन सेक्शन ऑन सेक्शंस वेयर ऑल ट्रेन्स रन एट अबाउट द सेम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ये रेयरली बहुत कई जगह देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ऐसे जगह जहां पर almost all trains run at about the same maximum permissible speed like suburban section, यानी जो उपनगरीय रेलगाड़ियां चलती है, लोकल ट्रेन जिसे हम कहते हैं, ऐसे कोई जो सेक्शंस होंगे जहां पर करीब करीब सारी लोकल ट्रेन ही चल रही है और उनकी स्पीड फिक्स है, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्पीड के हिसाब से हमें कैंट देना होगा। अगली बात क्या है कि कैंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, तो उसमें जो कैंट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिकली जो भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए क्या 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 कहा जा रहा है, राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 5 mm। कैलकुलेटेड कैंट शैल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 5 mm। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आता है कि कैंट को इन मल्टीपल ऑफ 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो जनरली इसका आंसर जो है 5 mm होगा। ठीक है? नियरेस्ट जो होगा उसके हिसाब से राउंड ऑफ उसके कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम देख लेते हैं अब मैक्सिमम कैंट, इसकी क्या लिमिट हमारे मैनुअल ने दी है। हमने फॉर्मूला देख लिया, c इज इक्वल टू जीवी स्क्वायर अपॉन 127 r। उससे हमें कुछ भी वैल्यू मिल सकती है जो हमारी स्पीड होगी उसके हिसाब से। लेकिन हमारे मैनुअल ने जो है, जो डिजाइन कैंट है, जो मैक्सिमम कैंट की कुछ एक उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है, कुछ रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है। वो हमारे रूट के हिसाब से, रूट के हिसाब से मतलब कि हमने देखा कि जो कैंट डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, तो हमारे जो रूट भी जो है वो स्पीड के आधार पे, जैसे हमारा ग्रुप ए 160 kmph तक की स्पीड है, ग्रुप बी वहां पर स्पीड 130 तक है, ग्रुप सी यानी सबअर्बन रूट है तो सबअर्बन गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड, ग्रुप डी जो रूट है 110 तक के हैं उसके भी जो स्पीड है, यानी स्पीड के आधार पर है। तो इस केस में हमारे फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगी, किसी भी परिस्थिति में कैंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम ब्रॉड गेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप ए बी और सी रूट इन सब केसेस में 165 mm से ज्यादा हम कैंट किसी भी परिस्थिति में प्रोवाइड नहीं कर सकते। 165 mm से ज्यादा हम कैन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से ग्रुप डी रूट में मैक्सिमम लिमिट इज 140। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मोस्टली ग्रुप डी के बारे में पूछने की चांसेस ज्यादा है। क्यों? वहां पर जो है हमारे जबान पर जो है हमेशा 165 mm होता है, लेकिन ग्रुप डी में इट इज 140 mm। एबीसी के लिए तो सेम है लेकिन डी के लिए डिफरेंट है। अच्छा, इसमें एक नीचे नोट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये नोट क्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रेस्ट्रिक्शन क्यों रखे गए हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला से आ रहा है, भाई इसके लिए मैक्सिमम लिमिट क्यों रखी गई है, ये जरा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैक्सिमम कैंट क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रीजन इसके पीछे क्या है। यहाँ पे मैंने एक कोशिश की है कि समझो एक हमारा एक व्हीकल है कैंटेड ट्रैक पर चल रहा है,
यहाँ पर मैंने यहाँ जो कोशिश की है, इसको ओएचई का मास्ट आप समझिए या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह, आजू-बाजू का कोई परमानेंट नेचर का कोई भी स्ट्रक्चर, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? इज ने नॉट नेसेसरी कि ये हमारा ये ओएचई का मास्ट ही हो, कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अभी आप देखिए कि जब मेरी गाड़ी यहाँ पे आप पहले राइट साइड में देखिए कि जब मेरी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है, तो मैंने कैंट दिया से व्हाटएवर द वैल्यू, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देखिए ये उसकी कैंट है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है लीन हो रही है, गाड़ी जो है राइट साइड में अगर हमारी इमेज में देखें तो ये झुक रही है बिकॉज़ ऑफ द गिवन कैंट। उस वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप देखें कि परमानेंट स्ट्रक्चर जो भी हमारे ट्रैक के पास है, गाड़ी हमारी लीन हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। अगर वर्टिकल के कंपैरिजन में हम देखें, ये वर्टिकल है तो ये गाड़ी हमारी लीन हो रही है, गाड़ी जो है हमारी झुक रही है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कैंट देंगे तो व्हाट विल हैपन, अभी आपने देखा c इज इक्वल जीवी स्क्वायर अपन 127 आर, हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई उस हिसाब से हमने कैंट बढ़ाया। समझो ये डायग्राम में ये रेड वाली लाइन आपने कैंट बढ़ा दिया, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि ये जो व्हीकल थी जो पहले इतनी ही लीन होती थी, अब ये क्या हो जाएगी, ये फर्दर और लीन होगी, फर्दर ये और झुकने लगेगी, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल फर्दर रिड्यूस, ये डिस्टेंस आपका और कम हो जाएगा, तो इन्फ्रिंज करने लगेगा। इस वजह से हमारा जो मैनुअल है, ये जो वैल्यू है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कैंट को इसीलिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो दीज आर द रीजंस, ठीक है? ये रीजन है हमारा ट्रैक में मैक्सिमम कैंट देने का, ठीक है? अब हम बात करते हैं ग्रुप ए बी सी रूट की, जहां पर 165 mm का मैक्सिमम कैंट दिया है। आगे अभी हम नोट भी मैं आपको दिखाता हूँ, नोट क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको एक जरा दिखाता हूँ, ये पीछे ही है, आपको मिलेगा भी यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है। मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑफ 185 mm may be assumed for the purpose of locating all permanent structures by the side of the curves on new construction and doubling on group A routes having potential for increasing the speed in future. The transition lane should also be provided on the basis of 185 mm can for the purpose of planning and layout of the curve. इसे मैं एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाली लाइन है, सपोज कि ब्लैक वाली लाइन ये जो हम देख रहे हैं, ये है हमारे 165 mm के हिसाब से कैंट देने से। क्या कहा जा रहा है कि भाई अब जहां पर ट्रैक पहले से बिछा हुआ है वहां पर तो 165 mm है ही, लेकिन अगर हम नई लाइन कहीं पर बना रहे हैं, कोई नई लाइन बिछा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि हमारा डबलिंग हो रहा है, एक लाइन थी 2 लाइन बन रही है, 3 लाइन हो रही है, लाइनें हम बढ़ा रहे हैं, तो नया काम करना पड़ेगा। उन केसेस में जितने भी स्ट्रक्चर्स लोकेट करना, बात हो रही है स्ट्रक्चर्स की, कैंट की बात नहीं हो रही, कैंट की वैल्यू उतनी ही रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इनको जो है थोड़ा दूर लगाएंगे हम लोग, यानी कि इंस्टीड ऑफ हियर, समझे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको जो है फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को थोड़ा दूर, स्ट्रक्चर्स की जो दूरियां हैं इसको हम इंक्रीज कर देंगे, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मे बी इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू कभी अगर स्पीड गाड़ी की बढ़ानी पड़ेगी या फ्यूचर में अगर कैन बढ़ाना पड़ेगा तो स्ट्रक्चर्स दूर होंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से ट्रांजिशन लेंथ के बारे में भी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लेंथ, अभी अभी ट्रांजिशन लेंथ की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो वहां आपको समझेगा। यहाँ अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जितना ज्यादा कैंट होगा उस हिसाब से ट्रांजिशन लेंथ हमारे कर्व की होती है, कैंट के बेसिस पे और व्हीकल की स्पीड के ऊपर ट्रांजिशन लेंथ डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा स्पीड और उतना ज्यादा कैंट, और जितना ज्यादा कैंट उस हिसाब से ट्रांजिशन लेंथ हमारी इंक्रीज होती है। तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल कि 165 mm तो लिमिटिंग कैंट है, लेकिन अगर आपके पास पॉसिबल है या नया लाइन आप बिछा रहे, नया काम कर रहे हैं, तो वेरेवर पॉसिबल 165 mm के हिसाब से आप कैंट सॉरी ट्रांजिशन लेंथ नहीं बिछाएंगे, इंस्टेड ऑफ 185 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा,
ट्रांजिशन लेंथ 185 के हिसाब से आप डाल लेंगे, लेकिन कैंट आपने 165 रखा है। मे बी इन फ्यूचर समझो मैनुअल अगर हमें ये कहेगा कि भाई नहीं अभी 175 इज द मैक्सिमम कैंट या से 185, तो उस वक्त हमें ट्रांजिशन लेंथ फिर से कर्व को फिर से हमें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम जो है उसका कैंट जो है उसी वक्त जो है एडजस्ट कर सकेंगे। तो इसके बारे में हमारा मैनुअल कहता है, इसलिए मैक्सिमम कैंट की लिमिट है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑफ 185 mm may be assumed for the purpose of locating all permanent structures by the side of the curve on new construction and doubling on group A routes having potential for increasing the speed। हाँ, ग्रुप ए रूट अभी 160 की स्पीड है, उनकी बात हो रही है, तो फ्यूचर में अगर स्पीड बढ़ाने का प्रोविजन के लिए। इसी तरह से ट्रांजिशन लेंथ को भी क्या करना है, 185 mm के हिसाब से 185 mm के हिसाब से हमें प्रोविजन इसका करना है। अब आ जाते हैं कैन डेफिशिएंसी के बारे में। हम आ जाते हैं कैन डेफिशिएंसी के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय कैन डेफिशिएंसी। अगेन मैं जो है थोड़ा सा पीछे आता हूं तो आपको अभी समझने में आसानी होगी कि हमने क्या कहा कि कैन डेफिशिएंसी यानी कि हमारे पास मिक्स ट्रैफिक कल्चर है। मैं यहाँ पर फिर से कुछ लाइंस बनाता हूँ सो दैट आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि देखिए यहाँ पे अभी ये राइट साइड में आप देखें कि हमारे पास मिक्स ट्रैफिक कल्चर है, अलग अलग गाड़ियां जा रही है, ठीक है। कुछ गाड़ियां हमारी ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक लाइन हमारी जो है ना, ब्लैक वाली लाइन, समझो कि ये गुड्स ट्रेन है, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड समझो कि 60 के एमपीएच है। अगर 60 के एमपीएच है तो उसको कैंट कम लग रहा है। रेड वाली लाइन आप समझो कि सबअर्बन की लोकल ट्रेनें चल रही है, समझो 105 के एमपीएच की स्पीड पे चल रही है, ये उसका कैंट हो गया। तो तीसरा है, ये समझो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, उसे कैंट ज्यादा चाहिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बार बार हम कैंट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, तो चीफ इंजीनियर साहब इक्विलिब्रियम स्पीड लेते हैं कोई व्हीकल को डेटम लेके, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैंट देते हैं। तो अब इसको सिंपली अगर ऐसा समझा जाए, समझो अगर ऐसा कि हमारा जो रेड वाला जो है, ये जो स्पीड है, दिस इज इक्विलिब्रियम स्पीड करस्पॉन्डिंग टू दिस रेड लाइन। ये क्या है हमारा सी इक्विलिब्रियम, सी इक्यू लिख देता हूं मैं इसको, इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, मान के चलो कि लो स्पीड में कोई व्हीकल आ रही है, अब हमारी कोई व्हीकल कम स्पीड में आ रही है, ठीक है। इसे कैंट चाहिए था कम, इसे कैंट कम चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी ट्रैक बिछा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, इसे जो कैंट मिलेगा वो एक्सेस रहेगा। समझ रहे मेरी बात, यहाँ पर इसको एक्सेस कैंट मिलेगा। एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज ले लेता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। से दिस रिक्वायर्ड कैंट प्रोवाइडेड कैंट इज से 100। अगर 100 का कैंट हमने प्रोवाइड किया है और लोकल हमारे समझो कोई गुड्स ट्रेन स्लो स्पीड की व्हीकल जा रही है और उसको से कैंट चाहिए 70 का। और तीसरा ले लेते हैं हम लोग, से हमारी कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, उसको जो कैंट चाहिए से उसकी वैल्यू में ले लेता हूं 140 ले लेता हूं, ले लेता हूं उसकी वैल्यू से 140 mm। अब आप यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो गाड़ियां रेड लाइन के हिसाब से जाएगी, जैसे कि 110 के हिसाब से समझो 100 चाहिए, तो वो गाड़ियों के लिए तो इक्विलिब्रियम कैंट है, यानी जितना चाहिए था उतना मिल जाएगा। इन दैट केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंप्लीटली बैलेंस करेगा, एलएच रेल और आरएच रेल दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर होगा। गाड़ी में ना किसी तरीके का एक्सेस कैंट फील होगा, ना ही कैंट डेफिशिएंसी हमको फील होगी। लेकिन लेकिन हमारा जो ट्रैक जहां पर, एक मिनट, हाँ अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे रेड लाइन पे जो गाड़ी जा रहे हैं, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कैंट है, तो समझो 100 का कैंट चाहिए था, 100 दिया, दोनों व्हील पे लोड बराबर है। अब समझो हमारी कोई गुड्स ट्रेन जा रही है, स्पीड उसकी कम है, कैंट रिक्वायर्ड वाज 70 बट वी हैव प्रोवाइडेड 100। इस केस में क्या होगा, जो इनर रेल होगी ना आपकी,
इनर रेल पर जो है लोड ज्यादा आएगा, अंदर की जो रेल होगी उस पर लोड ज्यादा आएगा। ठीक है, व्हील फ्लैटनिंग होती है इस केस में अगर ज्यादा गाड़ियां जाती हैं तो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट कैंट एक्सेस, यानी जो जितना चाहिए था उससे ज्यादा, इसीलिए इसे कहते हैं कैंट एक्सेस। तीसरी बात, अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, उसे कैंट चाहिए था 140 का, हमने प्रोवाइड किया है 100 का, तो 140 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा? 140 माइनस 100, दिस इज नथिंग बट कैंट डेफिशिएंसी। 140 माइनस 100, दिस इज नथिंग बट 40 mm का हमें क्या हो गया यहाँ पे? कैंट डेफिशिएंसी हो गया। इसी तरह अगर हम लोग गुड्स ट्रेन की बात करेंगे तो कैंट एक्सेस उसको कितना हो रहा है? 100 माइनस 70 इक्वल्स 30 mm। तो ये हो गया हमारा कैंट डेफिशिएंसी, कैंट इक्विलिब्रियम या कैंट एक्सेस के बारे में। ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, कैंट डेफिशिएंसी, कैंट एक्सेस के बारे में क्या है, क्या चीजें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनकी कुछ लिमिट्स हमारे मैनुअल में दी गई है कैंट डेफिशिएंसी, कैंट एक्सेस के बारे में, वो जरा हम देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा मैनुअल इसके बारे में, ये जरा देख लेते हैं। कैंट डेफिशिएंसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट डेफिशिएंसी ऑन रूट्स विद सेक्शनल स्पीड मोर देन, ऐसे रूट जहां पर सेक्शनल स्पीड 100 kmph से ज्यादा है, उसके लिए 100 mm है, लेकिन कब? विथ परमिशन ऑफ पीसी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर साहब। यानी शॉर्टकट में अगर बात करें तो आमतौर पे ब्रॉड गेज में मैक्सिमम कैन डेफिशिएंसी 100 mm है, लेकिन ऐसे रूट जहां पर गाड़ियों की स्पीड 100 kmph से ज्यादा है, तो वहां पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर साहब की परमिशन से कैन डेफिशिएंसी अप टू 100 mm कैन बी प्रोवाइडेड। ये बात हो गई। ठीक है, अदरवाइज 75। अब आ जाते हैं कैंट एक्सेस के बारे में, यानी लो स्पीड व्हीकल को कैंट एक्सेस फील होता है। इसके बारे में क्या है? कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड, कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 75 mm फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो गुड्स हो, लोकल हो, पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, किसी भी परिस्थिति में कैंट एक्सेस 75 mm से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। कैन डेफिशिएंसी के लिए रियायत थी स्पीड 100 kmph के ऊपर, वो भी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के पर्सनल अप्रूवल से, लेकिन एक्सेस के अंदर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है। देखिए क्या होता है कि कैंट एक्सेस जब होता है तो हमारा व्हीकल जो होता है, हमारी जो गाड़ी होती है, वो जो है नीचे की तरफ झुकने लगती है। तो नीचे की तरफ झुकने तो अंदर के व्हील के ऊपर लोड क्या हो जाता है एज कंपेयर टू द आउटर वाला रेल, ज्यादा हो जाता है। जब लोड ज्यादा हो जाता है तो क्या है, व्हील के ऑफलोड होने के चांस है। कैंट एक्सेस अगर हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो अंदर के व्हील के ऊपर लोड बढ़ेगा, तो अगर एक हद से ज्यादा हमने कर दिया तो क्या होगा, अंदर के व्हील पे लोड बढ़ते जाएगा तो आउटर व्हील ऑफलोड यानी कि ऊपर उठने के चांसेस है। इसलिए इसकी जो वैल्यू जो है रेस्ट्रिक्ट की गई है, नॉट मोर देन 75 mm। ठीक है, अब कैंट एक्सेस कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द बुक्ड स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन ऑन पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि सबसे स्लो हमारी गुड्स ट्रेन ही चलती है। ठीक है, अब हमारे सेक्शन में जहां पर प्रीडोमिनेंटली गुड्स ट्रैफिक ज्यादा है, यानी कि हो सकता है कि वहां से आपकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी जाती होगी, लेकिन अक्सर अमूमन ज्यादातर समय गुड्स ट्रेन ज्यादा चलती है, तो वहां पर कैंट एक्सेस की वैल्यू जो है कम रखना है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वियर ऑन इनर रेल। इनर रेल में क्या वियर होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इनर रेल में हमने कहा कि लोड ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाता है, फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल होता है। फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल का मतलब क्या है, ये जरा देख लेते हैं कि हमारी जो रेल है, इनर रेल, इसमें जो है ऊपर से जो है लोड ज्यादा आ रहा है। से मैं इसके ऊपर कुछ लोड बता देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस इसके ऊपर लोड आ रहा है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये चिपटा होके चौड़ा हो जाता है।
बर के जैसा निकल के आ जाता है। तो रेल की हाइट जो होती है हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और बर प्रोड्यूस हो जाता है। तो रेल की जो हाइट जो है हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। हाइट कम हो जाएगी और इस तरीके से बर प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं वियर ऑन इनर रेल। ठीक है, तो जहाँ पर गुड्स ट्रेन ज़्यादा चलती है तो वहाँ पर क्या डिफेक्ट पैदा होता है, अंदर की रेल लोड ज़्यादा आने की वजह से वियर ज़्यादा होने लगता है, दैट इज फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल होने लगता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा जो है डिस्कशन अबाउट कैंट इन कर्व। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं सेफ स्पीड के बारे में, रेडियस एंड डिग्री के बीच में जो रिलेशन है, एंड से ट्रांजिशन लेंथ कैसे तय किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।